हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईडीटी का लेक्चर नंबर 2। यानी हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में इनडायरेक्ट टैक्स की, जिसमें मैंने आपको जीएसटी की इंट्रोडक्शन दी थी बच्चों। आज हम लोग जीएसटी के इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा दूर हम लोग और बातें करेंगे। पहले कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे और साइमल्टेनियसली जीएसटी के बारे में भी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है जी, चलो आओ। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। उससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिक फीचर्स पढ़े थे, डिफरेंसेस पढ़े थे। मैंने साथ साथ ही बता दिया था, मैंने कहा था अगर डीटी वर्सेस आईडीटी आपने देखना है तो आप लोग डायरेक्ट टैक्स की डेमो क्लास देख सकते हो, उसके अंदर मैंने करवाया। हालांकि मेरे को सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स पे फोकस करना है, तो वो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई। कौन सा बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस को संभालता है, मैनेज करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, डायरेक्टली अफेक्ट करता है कमोडिटी की प्राइस को, रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। और इसके एग्जांपल्स में आप जीएसटी, वैट, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो। हमने इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ा था कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट का मतलब है एन इवेंट और सिचुएशन व्हिच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। देखो, पर्पस रिवीजन का बहुत साफ है। हर क्लास में मैं सबसे पहले पुरानी क्लास का रिवीजन कराता हूं। उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आपको चीज़ें रिमाइंड होनी स्टार्ट हो जाएं। कोशिश करोगे तो जरूर याद रहेगा बच्चों। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट और सिचुएशन व्हिच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। और इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल वैट की बात करें, वैट का टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंट्रा स्टेट सेल, विद इन द स्टेट अगर जब भी सेल होगी तो इंट्रा स्टेट सेल पर वैट लगता है, लगता था इनफैक्ट। सीएसटी, इंटर स्टेट सेल पर। एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, अगर आप गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करो तो उसके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी हमने पढ़ा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और इसके अलावा जीएसटी पढ़ा था, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमने सीखा था और उसका नाम था सप्लाई। बच्चों, सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है। अगर आज गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है तो उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है जी। इसके अलावा सर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अलावा मैंने सेल्स टैक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, एक्साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आई थिंक आपको वो बातें याद होंगी। टाइप्स ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जो हमारे टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबके अलग अलग एक्ट है बच्चों। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। जब मैं बात करता हूँ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यूटीजीएसटी में यूनियन टेरिटरी लगाती है, यूनियन टेरिटरी ही कलेक्ट करती है। जब हम बात करते हैं आईजीएसटी की, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट कलेक्ट सेंट्रल स्टेट दोनों करते हैं। एक्चुअल में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इंटरस्टेट सेल होती है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में डिवाइड करता है स्टेट्स के बीच में। ना ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है इसको लगाने का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लगाना चाहती है क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि कोई डिस्प्यूट हो इनके आपस में, स्टेट्स के आपस में। नाउ देयर आर 7 यूटीज। बच्चों, यूटी जीएसटी कहाँ लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर इंट्रा यूटी सप्लाई हो तो लगेगा सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो या फिर इंटर यूटी सप्लाई हो या स्टेट टू यूटी हो, यूटी टू स्टेट हो या इंपोर्ट हो, ऐसे केस में लगता है आईजीएसटी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो 7 यूटीज की बात करी थी, 2 नए यूटीज की बात करी थी कि 2 नए यूटीज आ चुके हैं। और टोटल कितने यूटीज हो गए? 9। कितने यूटीज हो गए? 9। पहला बता दो, जम्मू एंड कश्मीर जो भी रिसेंटली एडेड है। इसके अलावा एक नया आया लद्दाख। ठीक है, ये 2 नए यूटीज हैं जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट कानून बनाने की पावर है। ठीक है, तो वो अपना उसको स्टेट माना जाएगा एज पर जीएसटी। जीएसटी के अगर मैं हिसाब से सोचूं तो उसको स्टेट माना जाएगा। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख रीजन को यूटी ही डिक्लेयर किया गया है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके अलावा और 7 कौन से यूटीज हैं जो पहले से बने हुए हैं? अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये हमारे कितने हैं? 7 और, जिसमें से 2 और हैं जिनको यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर्स बोला गया, यानी दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो टोटल 9 में से 3 ऐसे हैं जो यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और यहां पर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें
कि अभी देखो एक्चुअल में तो लॉ पास हो गया है, बट जम्मू एंड कश्मीर इज स्टिल विद डिस्प्यूट्स कि वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर के कानून बन तो गए हैं, बन गया स्टेट लेजिस्लेचर का कानून, बट अगेन वहां पर अभी भी कोई वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको यूज करने के लिए रिलक्टेंट है, तो अभी भी काम इसके ऊपर चल रहा है। सो मीनवाइल हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो चीज़ डिक्लेयर ठीक हो जाए। तो बाकी सब कुछ लद्दाख में तो चल ही रहा है जीएसटी, ठीक है जी। तो ये 9 यूटीज आपको याद रखने हैं, यूटीज तो 9 हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा सर और बताओ सर, इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स टैक्स वर्सेस वैट वर्सेस जीएसटी। मैंने आपको बताया था कि सेल्स टैक्स क्यों खत्म हुआ, वैट क्यों आया, वैट का क्या फायदा हुआ, नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस आपने देखा, जीएसटी का क्या फायदा हुआ, जीएसटी का आपने देखा वैट के कंपैरिजन में देखा जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। बट आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर मैं ये सोचूं, ये दिमाग लगाऊं कि आज एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा गुड्स के भी जीएसटी का क्रेडिट ले रहा है और सर्विसेज का भी क्रेडिट ले रहा है, सर्विस बेचता है जो भी जीएसटी कलेक्ट करता है उसमें से गुड्स का क्रेडिट भी हटाता है और सर्विसेज का क्रेडिट भी हटाता है। इज दैट क्लियर? जब मैं बात करता हूं वैट के केस में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वैट सिर्फ और सिर्फ गुड्स वाले लोगों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता था, यही फर्क था बच्चों। मैंने इसका आपको एक एग्जांपल देके बताया और देखा कि कैसे बिजनेसमैन ने मार्जिन कमाने स्टार्ट किए, जो कि मार्जिन जिसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला, ठीक है। तो आज हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम लोग सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि सर जीएसटी की शुरुआत हुई कहां से, जीएसटी आया कहां से, या कोई भी टैक्स का कानून आता कहां से। आओ आओ बच्चों समझते हैं ये कहानी मेरी जुबानी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको कब से एप्लीकेबल कर दिया गया था, 26, मतलब ये 26 जनवरी। क्या होता है बच्चों, इस 26 जनवरी को हम लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि संविधान पास हो गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान पास हुआ, जिस संविधान का मतलब था कि जो भी लॉ बनेंगे हमारे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, प्रेसिडेंट बनाएगा, या सुप्रीम कोर्ट कुछ पास करेगी, या हाई कोर्ट कुछ करेगा, वो सारी पावर्स बच्चों, सारी पावर्स, ये सारी पावर्स संविधान के पास है। यानी मैं कहता हूं कानून का माई बाप, हमारे देश के कानून के माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के मौजूदगी में संविधान को पास किया गया था, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए ये बहुत ही फेमस माने जाते हैं, इनके बर्थडे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं और गेस्टेड हॉलिडे दिया जाता है बी आर अंबेडकर साहब। संविधान इंडिया का 26 जनवरी 1950, और इस 26 जनवरी 1950 में आपको बता दूं बच्चों, संविधान के अंदर देयर आर 448 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स। 448 आर्टिकल समझते हो बच्चों? ये आर्टिकल्स आर लॉ, ये कानून है बच्चों। जैसे हम इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं, जैसे हम जीएसटी लॉ की बात करेंगे, जैसे हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, उनके अंदर कानून को सेक्शंस में लिखा जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हुई थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो संविधान में आर्टिकल वर्ड यूज किया गया था। हालांकि जितने भी लॉज बनाए गए उसके अंदर वर्ड सेक्शंस रखा गया, हालांकि मतलब पर्पस सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स और वो भी एक लॉ है, उस लॉ से कानून बनते हैं, कानून बनने के बाद सेक्शंस बने गए कि क्या क्या कानून के अंदर लिखा गया, वो सेक्शंस में लिखा जाता है। फिर सेक्शंस के आप लोग जानते हैं सब सेक्शंस होते हैं, आप लोग जानते हैं सब सेक्शंस के क्लॉज होते हैं, आप लोग जानते हैं क्लॉज के भी सब क्लॉज होते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग जानते हैं सब कुछ, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स हैं, जिसमें मैं आज एक आर्टिकल का नाम लेने जा रहा हूं, विच इज आर्टिकल 246। इसके अंदर ना कानून 448 आर्टिकल्स हो गए और स्केड्यूल्स हैं। कितने? 12 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं? 12। ये 12 स्केड्यूल्स का क्या मतलब है सर?
ये स्केड्यूल्स का क्या मतलब है सर? बेटा 12 स्केड्यूल्स जो है ना, इस स्केड्यूल्स में ना कुछ लिस्ट बनाई जाती है। किसी भी चीज की लिस्ट बनाना, किसी चीज की भी प्रेजेंटेशन देना स्केड्यूल्स में लिखा जाता है। आप लोग समझो बच्चों, हम जब कानून की बात करते हैं ना, कानून, हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, चलो कंपनीज एक्ट, आप लोग बैलेंस शीट जानते हो, बैलेंस शीट का भी एक स्केड्यूल होता है, पता है आपको? सेक्शन में लिखा जाता है क्या कोई बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट के? नहीं, कहां लिखा जाता है? शेड्यूल। सेक्शन में तो रिटन लैंग्वेज लिखेंगे ना, कोई प्रेजेंटेशन, कोई डायग्राम, कोई लिस्ट, वो लिस्ट कहां आएगी बच्चों? वो लिस्ट या टेबुलर स्टेटमेंट, ये सब चीजें शेड्यूल्स में बनाई जाती है, वो एक अटैचमेंट्स ही होती है बच्चों। तो शेड्यूल 12, 12 शेड्यूल्स हैं इस संविधान के अंदर, जो कोई ना कोई किसी ना किसी कानून से रिलेटेड लिस्ट है, ठीक है जी। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 246 में, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल 7 की, यानी हम एक लिस्ट की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, हम एक लिस्ट की बात करने जा रहे हैं। मैं, आप बात समझ में आ गया शेड्यूल्स क्या होता है? अच्छा, तो संविधान में 448 आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। शेड्यूल्स कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। इसके अलावा एक प्रीएम्बल है बच्चों, प्रीएम्बल। नाउ व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल का मतलब है संविधान की इंट्रोडक्शन, संविधान के बेसिक्स, संविधान क्या है, क्या पर्पस है, क्यों बनाया गया है, ये सब बातें प्रीएम्बल में लिखी जाती हैं। समझ में आ गई बात? नाउ आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए? सर आप हमें क्यों बता रहे हो? आओ, इसके अंदर ना, इसके अंदर 3 तरह की लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट 1, जिसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2, जिसको बोला जाता है स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3, जिसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब आपको बताऊं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, ये 3 तरह की जो लिस्ट बनाई गई है ना, इसका पर्पस क्या है? लिस्ट 1 में वो कानून आएंगे जिनकी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। टैक्सेस, बेटा हम लोग टैक्स की बात कर रहे हैं, बाकी लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग टैक्सेस की बात करते हैं, ठीक है? तो टैक्सेस, या फिर मैं ये कह सकता हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, पावर टू लेवी। क्या लिख रहा हूं? पावर टू लेवी। लेवी मतलब टैक्स लगाना। किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अच्छा सर, लिस्ट 1 में वो टैक्सेस या वो कानून आते हैं जिनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ओके सर। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसके अंदर वो कानून आते हैं जिनकी पावर्स किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में वो लॉज आते हैं या वो टैक्सेस आते हैं जिनकी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, यानी दोनों के पास है। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, मैं ये कानून क्यों बना रहा हूँ, मैं ये आर्टिकल 246 क्यों पढ़ा रहा हूँ? सर इसका पर्पस बहुत सिंपल है कि आप लोगों को ये पता चले एटलीस्ट कि कोई भी कानून हमारे देश में कैसे आता है और उस कानून को लगाने की पावर हमारे गवर्नमेंट के पास कैसे आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ से आती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से आती है। कौन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट? कहाँ से आया इनके पास ये अथॉरिटी? कहाँ से आई स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी? कहाँ से आया प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स? कहाँ से आया सुप्रीम कोर्ट के पास पावर? तो वो पावर्स सारी की सारी संविधान में होती हैं। इसी तरीके से लिस्ट बनाई गई 3 तरह की, जिसके अंदर ये बताया गया कि कौन से टैक्स लगाने की पावर या कौन से लॉ बनाने की पावर किसके हाथ में। समझ में आया बच्चों मकसद? चलो, तो बेसिकली यूनियन 1, सॉरी लिस्ट 1 विच इज यूनियन लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर कौन से टैक्सेस आते हैं? आओ, एंट्री नंबर 82 विच इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बनाने की पावर, इनकम टैक्स आज गवर्नमेंट लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। पावर कहां से आई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास?
एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है, लिस्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके सर, ये एंट्री नंबर क्या है? एंट्री नंबर मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 नंबर बोलते हैं ना, सीरियल नंबर, ये एंट्री नंबर बोल रहे हैं। एंट्री नंबर 83, कस्टम ड्यूटी। बहुत जरूरी बात, दोनों ही कानून एक्टिव है बच्चों, इनकम टैक्स भी एक्टिव है और रहेगा भी आगे, और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। 83, 84, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हालांकि ये कानून अब तो वैसे इसका हाफ मर्डर हो चुका है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी जिंदा है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी किस पे लगता है? 2 आइटम्स। सर बता दो, सर बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं तो वो कुछ इसी तरीके के होते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारी 2 तरह के आइटम्स के ऊपर लगता है, एक टोबैको, दूसरा पेट्रोलियम। क्या बोला? टोबैको और पेट्रोलियम पे आज भी सेंट्रल एक्साइज लगता है। सेंट्रल एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया पे लगता है। खत्म हो चुका था जीएसटी आने के बाद, बट स्टिल अभी भी ये 2 आइटम्स ऐसी हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक इसको हटाया नहीं। टोबैको पे तो लगाने का बहुत सिंपल सा रीज़न है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जब हम लगा रहे हैं टैक्स तो लोग दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी नेगेटिव आइटम है कि नहीं। पेट्रोलियम आइटम्स के लिए मुझे समझ में नहीं आया गवर्नमेंट क्यों लगाती है, ठीक है, मुझे रीज़न अभी तक नहीं समझ में आया, बट पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगता है, ठीक है। हालांकि पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली जब जीएसटी लग जाएगा तब पेट्रोलियम आइटम से एक्साइज ड्यूटी हटा दी जाएगी। हाँ, बट एक और नुकसान होगा, जो एक रीजन हो सकता है। पेट्रोलियम आइटम पर अगर जीएसटी लग गया ना, तो वैल्यू एडिशन टैक्स लगेगा। मतलब जीएसटी भी एक वैल्यू एडिशन टैक्स है, आप लोगों ने देखा वैल्यू एडिशन टैक्स में क्या होता है, एग्जैक्टली वैसे ही वो बेनिफिट ले लेंगे, वैट क्रेडिट ले लेंगे, तो अल्टीमेटली टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे वो कम हो जाएंगे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि हमारी कलेक्शन कम हो जाए, क्योंकि कलेक्शन कम करने के लिए टैक्सेस थोड़ा लगाए गए हैं, कलेक्शन तो बढ़ने चाहिए या उतने ही रहने चाहिए, बट कम हो जाएंगे। तो इसी रीजन से आज तक 2017 से पेट्रोलियम के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया, बट टोबैको पे जीएसटी लग रहा है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको 2-3 बातें साथ साथ बोल दी। टोबैको एक ऐसी आइटम है जिसपे जीएसटी भी लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा है। पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, सिर्फ सेंट्रल एक्साइज लग रहा है, फ्यूचर में लगाया जा सकता है। एंट्री नंबर 92A विच इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी सीएसटी बच्चों, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब अगर आज इंटर स्टेट सेल करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं गुड्स की, तो हम लोग उसके ऊपर सीएसटी लगाते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो 92A के अंदर उसको कवर किया गया। और फिर है एंट्री नंबर 97, टैक्सेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 and 3। तो गवर्नमेंट ने बड़ी ही समझदारी से, बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहुत ही समझदारी से एक ऐसा एंट्री बना दी 97, जिसमें लिख दिया कि ऐसे टैक्सेस जो ना 1 में, ना 2 में, ना 3 में कहीं भी कवर नहीं है। 1 में मतलब इसमें भी नहीं है अभी तक, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, वो यहां पे आएंगे। और पता है बाद में ऐसा कौन सा टैक्स है जिसकी यहां से पावर्स ली गई? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लगाने की पावर भी किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली ये वो टैक्सेस हैं जिनकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है दोस्तों। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और टैक्सेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 and 3 विच इज सर्विस टैक्स। समझ में आया? फिर इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट नंबर 2 की। और लिस्ट नंबर 2 में क्या है? पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं। एंट्री नंबर 51, स्टेट एक्साइज। याद है आपको पिछली क्लास में मैंने आपको एक्साइज के 2 टाइप बताए थे। स्टेट एक्साइज नशे पे लगता है, आज भी जिंदा है, चल रहा है। एंट्री नंबर 51 इज स्टेट एक्साइज। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो लगती है अगेन मैन्युफैक्चर पे, एल्कोहलिक लिकर पे भी लगता है ना।
एंट्री नंबर 53 इज इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पे टैक्स लगता है बच्चों, एंट्री नंबर 53। और वो भी सॉरी 53 अभी जिंदा है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, आप लोग अपने बिजली के बिल देखना बच्चों, उसके अंदर जो टैक्स लगा होता है उसका नाम लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। जीएसटी नहीं लगता उसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है। एंट्री नंबर 54 वॉज वैट। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है। मैंने आपको इंट्रास्टेट सेल पे लगता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है सर, समझ में आता है सर। सर आपने ये बात बहुत क्लियर कर दी कि भैया ये वो टैक्सेस हैं जिनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये वो टैक्सेस हैं जिनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और ये वो टैक्सेस जिनके बोथ गवर्नमेंट के पास है, यानी सेंट्रल स्टेट दोनों लगा सकती हैं। हाँ सर, ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जिन्हें जानना चाहेंगे? आओ। क्या लिखा है? नो टैक्सेस। सर ये क्या मतलब हुआ नो टैक्सेस? हाँ तो फिर लिस्ट क्यों बनाई? अरे टैक्सेस बनाने की बल थोड़ी ना लिस्ट बनाई थी, लॉ बनाने के लिए लगाई थी। ये तो मैंने आपको टैक्सेस के हिसाब से बताया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट टैक्स है। बट लॉ लगाने की, यानी अगर कोई और लॉ भी बनाना है तो इन यहीं से पावर लेनी है। तो फिर इसके अंदर क्या आता है? इंडियन पिनल कोड। क्या आता है? इंडियन पिनल कोड। जी हाँ, जितने भी सिविल प्रोसीजर्स हैं, जितने भी सिविल प्रोसीजर्स हैं हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट के, क्रिमिनल प्रोसीजर्स जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये सारी बातें बच्चों, ये सारी बातें सेंट्रल और स्टेट मिलकर बनाती हैं, यानी दोनों के पास इक्वल राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और स्टेट गवर्नमेंट के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हम लोग जब बात करते हैं कि सर एक कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट का ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे कोई कानून बनाओ जिसकी पावर दोनों के पास हो। बना दो जगह, बट ऐसा कोई कानून आ ही नहीं सका। और सिर्फ टैक्सेस नहीं आ सके, कानून आ सके। इंडियन पिनल कोड आया, सिविल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप होती हैं। सो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया संविधान। संविधान के अंदर आर्टिकल कितने होते हैं? 448। 12 शेड्यूल्स होते हैं, 12 शेड्यूल्स होते हैं, और साथ में होता है एक प्रीएम्बल। इसके अंदर आर्टिकल 246 होता है, विच इज शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर आर्टिकल 246 के अंदर 3 तरह के लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 होता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 होता है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 होता है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में सिर्फ टैक्सेस वो होते हैं जिनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 में वो टैक्सेस हैं जिनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट में वो टैक्सेस हैं जिनकी पावर कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ गवर्नमेंट के पास है। ठीक है जी। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज, 92A सीएसटी, और 97 सर्विस टैक्स। फिर हम बात करें अगर हम लिस्ट 2 की, स्टेट लिस्ट की, तो वहां पर आ गया स्टेट एक्साइज, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स और वैट। और भी टैक्सेस होंगे, और भी टैक्सेस हैं, बट मैंने यहाँ पे सारे टैक्सेस की बात नहीं करनी। जो मेजर मेजर आप लोगों के लिए रेलेवेंट है कोर्स के लिए, वो वाली बातें कर रहा हूँ। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे सिर्फ कोई टैक्सेस नहीं डाले गए, बट आईपीसी प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर वगैरह वगैरह, ये सब बातों की गई। समझ में आया ना? सर कहीं पर भी जीएसटी की तो बात ही नहीं करी, हम लोग तो जीएसटी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, कस्टम ड्यूटी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी एक्टिव लॉ है। अच्छा, इसके अंदर से अभी जो लॉ मैं कह सकता हूं कुछ हद तक नहीं है, जिनमें दिक्कत आ रही है, वो ये है, ये है, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। ये 4 लॉज जो हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कहूंगा कुछ हद तक चल रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी खत्म हो गया, वैट अभी चल रहा है, ठीक है, सर्विस टैक्स चल रहा है, सॉरी सर्विस टैक्स खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं इस तरीके के, मैं ये कह सकता हूँ हाफ मर्डर कह दो इनका, हाफ मर्डर है। चलो, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सर जीएसटी तो आपने पढ़ाया ही नहीं। जीएसटी कहाँ है? इसमें कहीं पर भी आपने जीएसटी की तो बात ही नहीं करी कि जीएसटी कब लगा, जीएसटी की पावर कब से आई। ये बात बिल्कुल सही है आप लोगों की। तो सर फिर जीएसटी लगाने की पावर, बच्चों जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली आर्टिकल 246A, पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आई जीएसटी लगाने की, बट कब आई? जब उन्होंने संविधान में ही अमेंडमेंट कर दिया, यानी उनको संविधान में कुछ चेंजेस करने पड़ गए। देखो 448 आर्टिकल्स बने हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने एक 246 के अंदर एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, 246A, ठीक है। और एक नया आर्टिकल ऐड करने के बाद उन्होंने यहां पर जीएसटी लगा दिया, तो उन्होंने संविधान में अमेंडमेंट कर दी। 246A के बाद एक और आर्टिकल आया 269A, इसके बाद एक और आर्टिकल आया 279A, ये सब अमेंडेड आर्टिकल्स हैं। 269A आया आईजीएसटी के लिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। 279A आया जीएसटी काउंसिल, एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जो समझदार पढ़े लिखे लोग होंगे, और उसके अंदर काउंसिल एक टीम बना दी जो जीएसटी से रिलेटेड बातें करेगी, जीएसटी से रिलेटेड रिसर्च करेगी कि क्या करना चाहिए, क्या एक्टिव हमें स्टेप्स लेने चाहिए किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो। समझ में आया? और जीएसटी काउंसिल को पता है लीड कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे देश के होंगे, जो भी चल रहे होंगे इस वक्त, निर्मला सीतारमण है, वो 279A यानी जीएसटी काउंसिल की क्या बनेगी? चेयरमैन बनेगी। और उसको जो भी वो कहना चाहेगी वो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन, एज अ चेयरमैन वो कुछ भी अनाउंस कर सकती है। समझ में आ गया? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों ना। ये आर्टिकल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इनफैक्ट हम लोग इस आर्टिकल के बारे में भी बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ ये आर्टिकल समझना था, इसके बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। बुक्स के अंदर सब कुछ गिवन है, चिंता नहीं करनी है, बुक में सब कुछ गिवन है। चलो, तो जीएसटी कैसे आया ये बात मैंने आपको बता दी। जीएसटी कैसे आया? आर्टिकल 246A से आया। चलो, इसके अलावा सर एक बारी ना सर, जो हम लोगों ने वो किया था ना, उसकी कुछ रिवीजन करा दो। चलो आओ बच्चों, एक बारी सीखते हैं। मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं, जिससे आपको ना जीएसटी से बहुत मन लगने लग जाएगा। मैं पता है क्या कराने जा रहा हूं? टॉपिक का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। आप लोगों को मैंने आईटीसी का कॉन्सेप्ट बताया, समझ में आई? वो आईटीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? ये हम इसको क्रेडिट को अभी तक आपने देखा होगा, जो मैंने पिछली बार करवाया था आपको, मैं दिखा दूं। मैंने जो आपको पिछली बार करवाया ये वाला जीएसटी, इसमें मैंने ये मान के कराया कि दोनों ही चारों डीलर्स, ये चारों जो डीलर्स है ना, ये आपके ये सारे के सारे इंट्रा स्टेट है। क्या है? ये सब इंट्रा स्टेट है। भाई साहब ये बात तो समझ में आ गई कि चारों के चारों इंट्रा स्टेट है। बट अगर ऐसा हो जाता, जैसे बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा, कि अगर कोई बीच में इंट्रा स्टेट वाला हो जाता, तो सर तब क्या होता? तो क्या सर तब तो आईजीएसटी लगता? तो क्या आईजीएसटी एडजस्ट करते? कैसे करते सर? वो क्रेडिट एडजस्टमेंट कैसे, यूटिलाइजेशन कैसे होती है? आओ बच्चों, बड़ी बारीकी से हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। हालांकि इस टॉपिक का कनेक्शन जो मैंने आपको बुक दी है उसका चैप्टर 6 के साथ है। मैं आपको चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा ये चीज, बट मैं आपको यहां पर यह बात क्लियर करना चाहता हूं, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट क्लियर करना चाहता हूं कि क्या लिखा है इसके, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं, आपको क्रेडिट के बारे में पता चल जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आओ ये देखो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अगर आपके पास क्रेडिट पड़ा है, देन इट कैन बी सेट ऑफ विद, इट कैन बी यूटिलाइज्ड विद, मैं कह सकता हूं यूटिलाइज्ड विद, एडजस्टेड विद, सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड विद सीजीएसटी। इसके साथ सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो, ये तो तब हो सकता है ना सीजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी के साथ, जब इंट्रा स्टेट ही परचेज किया हो और इंट्रा स्टेट ही बेचा हो। बट मान लो अगर मैंने इंटर स्टेट बेच दिया, तो किसी और स्टेट में बेच दिया, तो आईजीएसटी के साथ हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। इसके साथ एडजस्टमेंट कर देंगे आईजीएसटी के साथ। एसजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, एसजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, वो हम लोग पहले तो एसजीएसटी के साथ ही एडजस्ट करेंगे, अगर ना हो सका तो हम आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, वो पहले तो हम लोग यूटीजीएसटी के साथ ही एडजस्ट करेंगे, और अगर ना हो सका तो हम आईजीएसटी के साथ करेंगे। और आईजीएसटी का अगर क्रेडिट है, मतलब आपने खरीदा ही इंटरस्टेट है, आईजीएसटी का क्रेडिट कब होगा आपके पास?
जब आपने इंटर स्टेट खरीदा है तो आप एक दिल्ली के हो और आपने हरियाणा से खरीदा, तो ऐसे केस में हरियाणा से दिल्ली में सामान आया, हरियाणा से दिल्ली में जो सामान आया उसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी, और उसका आपको क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट, वो आपको मिल गया। अब आप ये कह रहे हो कि मान लो सर मैं हरियाणा से दिल्ली में आया, दिल्ली में ही बेच दिया किसी और को, तो ऐसे केस में क्या मैं आईजीएसटी के क्रेडिट को सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकता हूं, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली में तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूं? जी हाँ, जी हाँ, आंसर इज यस। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, या फिर सीजीएसटी के साथ करो, या फिर एसजीएसटी के साथ करो, या फिर यूटीजीएसटी के साथ करो। पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करना जरूरी है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी, ये वाली। और उसके बाद आप इनमें से किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जब मैं बात करता हूं सीजीएसटी क्रेडिट की, तो सीजीएसटी क्रेडिट का पहला एडजस्टमेंट सीजीएसटी के साथ ही होगा अगर पड़ा हुआ है तो आउटपुट में, और फिर आईजीएसटी के साथ होगा। सिमिलरली एसजीएसटी क्रेडिट पहले एसजीएसटी के साथ जाएगा और फिर आईजीएसटी के साथ जाएगा। यूटीजीएसटी क्रेडिट पहले यूटीजीएसटी के साथ जाएगा और फिर आईजीएसटी के साथ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग प्लीज़ नोट करेंगे इसको। ये चैप्टर 6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ को समझने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब आप चाहे इंट्रा स्टेट परचेज कर लो और आप बेच रहे हो इंटर स्टेट सेल, तब भी कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट को। या फिर आप इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो और आप बेच रहे हो इंट्रा स्टेट सेल, अगर आप बेच रहे हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है हमें कोई परेशानी नहीं है, इनफैक्ट कस्टमर को भी कोई परेशानी होने नहीं देंगे क्योंकि सारे क्रेडिट एडजस्ट हो रहे हैं। और अगर आप इंटर स्टेट खरीद रहे हो और इंटर स्टेट ही बेच रहे हो तो भी गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को तब भी कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इंट्रा स्टेट परचेज कर रहे हो और आप इंट्रा स्टेट बेच रहे हो। इसके बारे में तो चलो मैंने आपको बता ही दिया। तो बेसिकली होगा क्या, जब मैं इंट्रा स्टेट परचेज करूंगा तो क्या लगेगा, आपको पता है क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, है ना, और इंटर स्टेट सेल पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो क्या इसके क्रेडिट को, ये क्रेडिट मिल गया होगा, इस क्रेडिट को इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं? यस, हम लोगों ने पढ़ा ना, सीजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी। अगर यहाँ पे सीजीएसटी होता तो मैं इसके साथ एडजस्ट कर देता, नहीं है तो हम आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं। सिमिलरली एसजीएसटी का क्रेडिट भी पहले एसजीएसटी के साथ और फिर आईजीएसटी के साथ। यहां पर इंटरस्टेट परचेज किया यानी आईजीएसटी दिया था परचेज पर, और मैं एडजस्ट करना चाहता हूं उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ, तो बिल्कुल कर सकता हूं, गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं इंटरस्टेट परचेज की यानी आईजीएसटी दिया था परचेज पर, मैंने क्रेडिट लेना चाहा और उसको आईजीएसटी के साथ ही मैं एडजस्ट करना चाहूं तो बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्रास्टेट परचेज किया यानी सीजीएसटी एसजीएसटी दिया है परचेज पर और मैंने आगे भी इंट्रास्टेट सेल ही किया है, तो गवर्नमेंट कहती है मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। बच्चों बात को बहुत सिंपल तरीके से समझना, हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर यूटीजीएसटी, इंट्रा स्टेट परचेज जहाँ लिखा ना वहाँ इंट्रा यूटी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। और ये तो इंटर है ना, इंटर का मतलब एक यूटी से दूसरा स्टेट भी हो सकता है। चलो आज हम लोग जो अभी बात करने जा रहे हैं ना वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको यही सब बातों का क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। और कुछ ऐसी और इंपॉर्टेंट बातें चैप्टर 6 में कवर करेंगे दोस्तों, सिर्फ इतना ही समझना है, क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो आओ, अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक क्वेश्चन के साथ कि कैसे क्रेडिट को सेट ऑफ करते हैं। आओ ये देखो, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
एक एग्जांपल लेके चलते हैं दैट मिस्टर एक्स परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स कहाँ का है? दिल्ली का। मिस्टर वाई कहाँ का है? दिल्ली का। फॉर ₹1,00,000। ठीक है। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स, मिस्टर एक्स कहाँ का है? दिल्ली का ही है। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड, यूपी, उत्तर प्रदेश। आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन। कितना मार्जिन ऐड कर रहे हैं? 20% मार्जिन। तो बच्चों दिल्ली से यूपी जा रहा है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। मिस्टर जेड सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी, कंज्यूमर। ठीक है, ये है यूपी में और ये भी अब यूपी में। आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन, कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। ऑल्सो कंप्यूट, एक नई चीज बताने जा रहा हूं, ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई 1,00,000 रुपए के गुड्स एक्स ने वाई को बेचे, वाई ने एक्स ने आगे, सॉरी एक्स ने वाई को बेचे नहीं, एक्स ने वाई से खरीदे, एक्स ने आगे जेड को बेच दिए, जेड ने आगे सी को बेच दिए। हमें ये कहानी समझ में आती है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि कौन सा क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, और फिर हम लोग रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी समझेंगे। बट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज करने जा रहा हूं, और मैं मुझे पहले भी बता चुका हूं वैसे मैं इस बारे में, मैं एक बारी मैं आपको लिख देता हूं, लिखवा देता हूं। बेटा याद रखना है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कौन सा बेस्ड टैक्स है? डेस्टिनेशन। मतलब क्या है इसका? सर मतलब इसका है कि जीएसटी जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जिस जगह पर गुड को भेजा जाएगा, जिस जगह पर गुड या सर्विस कंज्यूम हो रही होगी, क्या हो रही होगी? कंज्यूम हो रही होगी, उस जगह को हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन या कंजम्पशन। मैंने कहा कि जीएसटी उस जगह पे जाना चाहिए जहां पे गुड कंज्यूम हो रहा है या सर्विस कंज्यूम हो रही है। मतलब जानना चाहते हो? आओ समझें। दिल्ली से गुड बिका यूपी में, यूपी से बिका मान लो पंजाब में, और पंजाब से पंजाब में ही बिका है। कंज्यूमर कहाँ का है? पंजाब का। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है देखो, या तो दिल्ली को, स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही स्टेट को मिलेगा, और कौन सी स्टेट को मिलेगा? जहां पे डेस्टिनेशन है। कंफ्यूजन खत्म, कानून बहुत क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया दिल्ली का कोई मतलब ना, यूपी का कोई मतलब ना, पंजाब का मतलब बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर कहाँ का था? पंजाब का। जहां पे गुड कंज्यूम हो रहा है, जहां पे गुड यूज हो रहा है, जहां पे गुड जा रहा है एक्चुअल में, वहीं पर टैक्स की कलेक्शन जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलेगा ही, मेरे को पता है। आपको याद है ना, आईजीएसटी भी जब मैं बताता हूं तो आईजीएसटी के भी दो टुकड़े होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट कौन सी? डेस्टिनेशन वाली। समझ में आ गई बात? तो दिल्ली
यूपी, दिल्ली से जब यूपी गया होगा, यूपी से फिर पंजाब गया होगा, तो यहाँ तक कंफ्यूजन रही होगी कि कौन सी गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में वो गुड गया। जब फाइनली पंजाब में ही बिका कंज्यूमर के पास और आगे नहीं बिक रहा, तो इसका मतलब है वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने कलेक्शन करनी है, और वो होगी पंजाब गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो करेगा ही, वो तो करेगा ही, आधा आधा तो है ही ना उसका भी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। वो स्टेट गवर्नमेंट तो क्लियर हो गई पंजाब, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगा ही लेगा। समझ में आ गई बात ना? तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यहां पर ये आपको बात समझानी थी। चलो आओ, तो मिस्टर एक्स, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले तो आपको अपने पुराने वाले तरीके से, यानी वही जो मैं जैसे कराता हूँ वो डायग्राम बना के उस तरीके से ही कराता हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल में इसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगा। ये हो गया मिस्टर एक्स, ये हो गया मिस्टर वाई, ये हो गया मिस्टर जेड, मिस्टर वाई पहले आएगा, फिर आएगा मिस्टर एक्स, और ये हो गया मिस्टर टी, यानी कंज्यूमर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है? इस क्वेश्चन में ये हुआ है कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, है ना, 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे। और अच्छा, इस क्वेश्चन में सर जीएसटी तो लिखा ही नहीं, ओ सॉरी जीएसटी नहीं लिखा, जीएसटी के रेट लिख लेते हैं बेटा। सीजीएसटी का रेट है 9%, एसजीएसटी का रेट है 9%। अब अगर अगर क्वेश्चन में आईजीएसटी का रेट ना भी लिखा हो, तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी का डबल, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन होता है आईजीएसटी, तो टोटल कितना हो गया? 18%। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी के रेट ये याद रखना है। हाँ, अब आपको 1 लाख, अच्छा मिस्टर वाई कहाँ का था? दिल्ली का। मिस्टर एक्स कहाँ का था? दिल्ली का। दोनों ही दिल्ली के थे, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर क्या लगेगा? 1 लाख रुपए प्लस सीजीएसटी 9% विच इज 9,000, एसजीएसटी 9% यानी 9,000, टोटल कितना हो गया? 118। ये हो गया सीजीएसटी और ये हो गया एसजीएसटी। ठीक है, अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कितने रुपए दिए? 1,18,000 रुपये दे दिए, और मिस्टर वाई ने 9,000 दे दिए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9,000 दे दिए होंगे स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं? सिंपल है। मिस्टर एक्स के लिए ये बन जाएगा आईटीसी। क्या बन जाएगा? आईटीसी। सीजीएसटी 9,000 का और एसजीएसटी 9,000 का, ये दोनों आईटीसी बन गए। अब मिस्टर एक्स मिस्टर जेड को सामान बेच रहा है अपना मार्जिन ऐड करने के बाद, और मार्जिन उसका है 20%। 1 लाख रुपए में से 18,000 का तो वो क्रेडिट ले लेगा, तो इसकी कॉस्ट कितने की हुई? 1 लाख रुपए, प्लस वो अपना मार्जिन ऐड करेगा। मार्जिन कितना है? 20%, विच इज 20,000, प्लस 18%, तो 120, 21,600। ठीक है, ये बन गया 141,600। आउटपुट जीएसटी में मैं लिखूंगा आईजीएसटी, और कितना है आईजीएसटी? 21,600। ठीक है जी। ना 21,600 का आईजीएसटी है जो मैंने कलेक्ट किया है, और आईजीएसटी मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देने जा रहा है। उसको याद आया 21,600 में से कि 9,000 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, एंड सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद, दिस इज क्रेडिट, दिस कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, और जो अमाउंट बचेगा वो बचा कितना? जो गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना बचा? गवर्नमेंट को जो देना है वो बचा 3,600 रुपीज। समझ में आता है बात? गवर्नमेंट को आप 3,600 रुपए दोगे, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब आगे मिस्टर जेड ने मिस्टर सी को बेचा एक ही स्टेट में, और ये है सेल कौन सी? इंट्रा स्टेट सेल। तो बता दो, मिस्टर जेड तो पहले क्रेडिट ले लेगा जो उसने आईजीएसटी दिया। कितना आईजीएसटी दिया? 21,600, तो वो क्रेडिट ले लेगा आईटीसी आईजीएसटी का विच इज 21,600, और मिस्टर जेड को कॉस्ट पड़ेगी 1,20,000, और इसके अंदर वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा विच इज 20%। 120 पर 20% इज इक्वल टू 24,000, टोटल वैल्यू हो गई 144,000,
और इसके ऊपर वो, अब मिस्टर जेड मिस्टर सी दोनों ही एक ही स्टेट के हैं, CGST 9% और SGST 9% लगा देगा। तो 144 का 9% इज 12,960, 12,960, और यहां पर भी लिखेंगे 12,960। टोटल 144 प्लस 12,960 प्लस 12,960, टोटल हो गया 169920। तो कंज्यूमर भाई साहब कितना अमाउंट देंगे? 169920। कंज्यूमर भाई साहब जब 169920 देंगे जिसमें से GST है, तो मैं बोलूंगा आउटपुट। बेटा देखो मिस्टर जेड के लिए तो आउटपुट है ना ये, है ना, इसको आउटपुट GST बोलते हैं। अब आउटपुट GST में CGST है 12960 और SGST है 12960। और आप जानते हैं कि IGST का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद CGST, SGST, UTGST, सबके साथ। IGST है नहीं आउटपुट में, आउटपुट में तो CGST, SGST है। तो ये मिस्टर जेड एडजस्ट कर देगा इसके साथ, और अल्टीमेटली जो 12,960 रुपये देने थे वो तो वो नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 21,600 रुपये 21,600 ये पूरा एडजस्ट कर देगा। और जो बाकी का अमाउंट रह गया, यानी 21,600 माइनस 12,960 विच इज 8,640, ये 8,640 ये SGST के साथ सेट ऑफ कर देगा। और SGST के साथ सेट ऑफ करने के बाद 12,960 4320 बच गया, जो और गवर्नमेंट को देना है। यानी यहां पर जो टू गवर्नमेंट मैंने लिखना है वो आएगा 4,320, और ये होगा SGST। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को 4320 देगा। कौन? मिस्टर जेड। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं देगा यहां पर, वो सारा का सारा किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं देगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो IGST ऑलरेडी दे चुका है, और वो वहीं से अमाउंट उसका पूरा एडजस्ट हो रहा है। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा अमाउंट एडजस्ट हो रहा है, करीब 8,640 जो भी आ रहा था, शायद 8,640 था, ठीक है, वो अमाउंट एडजस्ट हो रहा है। तो वो अमाउंट एडजस्ट करने के बाद स्टेट SGST बच रहा है 4320। इसलिए ये अमाउंट वो है जो गवर्नमेंट को आपने देना है। नाउ GST इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स, एवरीवन नोस। सर वैल्यू एडिशन, आओ जरा देखें वैल्यू एडिशन कैसे करी। 1,00,000 रुपए पर पहले तो आपने 18% दे दिया, ठीक है, फिर आपने 20,000 पर 18% बनता है ना, 20,000 पे 18% तो दोगे, 1,00,000 पर तो 18% जा चुका है, 20,000 पे 18% बनता है ना, तो 20,000 पर 18% इज इक्वल टू 3,600। देखो आपने क्या यही दिया है? हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। आओ जरा दूसरा देखते हैं। मिस्टर जेड ने मिस्टर सी को जब बेचा तो उसने कितना मार्जिन ऐड किया? 24,000। 24,000 पे 18% कितना बनता है? 4,320। सर यही देना था ना, यही। समझ में आया? तो अल्टीमेटली आपको इस तरीके से आपको निकालना है कि कितनी कलेक्शन गवर्नमेंट्स को जाएंगी और कब कब कौन से स्टेज पे जाएंगी। अब मैं इसी की प्रेजेंटेशन आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, बढ़िया तरीके से, जो आपको एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। आओ। ठीक है जी, तो मैंने फॉर्मेट बना दिया, GST पेबल निकालना है हमें यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, गुड्स की कॉस्ट प्राइस लिखो, गुड्स में कितना मार्जिन ऐड किया सबने वो ऐड करो, और फिर यहां लिखो यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस। ठीक है, सबका सबका आएगा सेलिंग प्राइस। इसके बाद हम लोग स्टेप स्टार्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 1 विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST का क्रेडिट, SGST का क्रेडिट,
या फिर होगा आईजीएसटी का क्रेडिट, तीनों का हो सकता है क्या सर? ठीक है, अब स्टेप 2, आउटपुट जीएसटी, जिसके अंदर आएगा अगेन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। स्टेप 3, जीएसटी पेबल, क्या निकालेंगे? जीएसटी पेबल। अब जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट जीएसटी यानी स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, ये काम हमें यहां पे करना है, तब हमें निकाल पाएंगे जीएसटी पेबल कुछ बच रहा है। अदरवाइज कुछ एक्सेस क्रेडिट बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक्सेस क्रेडिट। वो आपको देखना है कि आपके पास जीएसटी पेबल बच रहा है या एक्सेस क्रेडिट। समझ रहे हो ना? जीएसटी पेबल, एक्सेस क्रेडिट आपको डीलर वाइज निकालना है कि आपको कितना कितना जीएसटी पे करना पड़ रहा है। देखो मैंने ऑलरेडी तो कर लिया है क्वेश्चन, बट स्टिल मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। ना आपको पता है गुड्स कितने के थे? 1,00,000 रुपए के थे, 1,00,000 रुपीज। अच्छा, मिस्टर वाई के लिए वो कॉस्ट थी या सेलिंग प्राइस? आओ जरा देखें। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई, यानी मिस्टर वाई ने 1,00,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मिस्टर वाई ने कितने का खरीदा वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। नहीं है तो कॉस्ट प्राइस मार्जिन हमें पता ही नहीं है, सीधा ये लिखेंगे सेलिंग प्राइस 1,00,000 रुपए। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। बट आउटपुट टैक्स के बारे में जी हाँ इंफॉर्मेशन है। 1,00,000 रुपए के ऊपर 9%, 9% विच इज 9,000 और 9,000, और आईजीएसटी हो गया 0, और 9,000 यानी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी कुछ है नहीं। तो सॉरी ये गलती हो गई, थोड़ा सा इधर छोड़ के जगह यहाँ पर लिखना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों का अलग अलग लिखना। हाँ, और यहाँ पर बस जीएसटी पेबल। ठीक है, वो ठीक है, ये ऐसे ही लिखना। ठीक है, अब जीएसटी पेबल आपने लिख दिया तो आपको यहाँ पर जीएसटी पेबल बन रहा है 9,000 और 9,000। आईजीएसटी तो कुछ है ही नहीं। जब हम बात करते हैं मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स ने कुछ खरीदा है, कितने का खरीदा है गुड्स? 1,00,000 रुपीज़ का खरीदा है सर। 1,00,000 प्लस 18,000 का खरीदा है, बट 18,000 का तो वो क्रेडिट ले लेता है। तो 1,00,000 रुपए का प्लस 20% मार्जिन विच इज 20,000, टोटल हो गया 120। और 120 के बाद अब आप बताओ 1,00,000 रुपए के ऊपर वो जो नीचे दिया था उसने, मिस्टर एक्स ने, उतने का वो क्रेडिट ले लेगा, 9,000 और 9,000। और आउटपुट जीएसटी में 18%, 1,20,000 का 18% इज 21,600 आईजीएसटी, 21,600 का आईजीएसटी, वो मैं यहां पर लिख दूंगा आउटपुट जीएसटी में। अब मैं ये देख रहा हूं कि कौन सा क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट करूं, तो सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी एडजस्टेड विद आईजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है, और एसजीएसटी में भी सिमिलर। तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एडजस्ट कर देते हैं। तो यहां पर पेबल बच जाएगा 3,600, 3,600 पेबल। कैसे बचा समझ में आया? सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के क्रेडिट मैंने एडजस्ट कर दिया इसमें से, और मैंने पेबल निकाल दिया आईजीएसटी का 3,600 रुपये देगा। कौन? मिस्टर एक्स देगा गवर्नमेंट को। जब मैं बात करते हैं मिस्टर जेड की, तो मिस्टर जेड को ये जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड से चार्ज किया था 21,600, ये 21,600 उसका क्रेडिट मिल जाएगा आईजीएसटी में 21,600। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे उसकी कॉस्ट हो जाएगी 120, जिसमें वो अपना मार्जिन ऐड करेगा विच इज 24, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,40,000 प्लस इसके बाद इनपुट टैक्स हो गया। आउटपुट टैक्स की अगर हम बात करें तो आउटपुट टैक्स की बात करें तो 1,44,000 का 9%, यानी 12,960 और फिर 12,960, ये आपका आउटपुट जीएसटी आता है। सीजीएसटी पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, तो जीएसटी पेबल में तो यहां आएगा नील, बट एसजीएसटी पेबल में आएगा 4,320, जो बैलेंस बच गया, यहां पे कुछ आ नहीं रहा। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने वही आंसर निकाला जो मैंने आपको उसमें करके दिखाया, ये देखो जो मैंने यहां करके दिखाया, और मैंने अब इसको बेटर प्रेजेंटेशन में करके दिखाया। बताओ समझ में आई बात? आसान है। ठीक है,
अब हमें एक बहुत खास बात करनी है और उसके बाद मैं ये टॉपिक को वाइंड अप करने वाला हूँ। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनना, और फिर मैं एक क्वेश्चन है जो मैंने बुक में दिया हुआ है वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है? वो वाला आपको क्वेश्चन करना है। कंप्यूटेशन, अब जो हमें मेन निकालना है वो है कंप्यूटेशन ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी कौन सी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, दिल्ली से गुड गया है तो दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा, और फिर यूपी में जाके बस गया है तो यूपी में मिलेगा। आओ इसी के बारे में कुछ बात करनी है मैंने आपसे, पर्टिकुलर्स। इस वीडियो को बहुत ही आसानी से, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं और समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट, पहली बात, जब हम बात मिस्टर वाई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स है, टू मिस्टर एक्स, जब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बेच रहा था गुड्स, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना गया 9,000, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया 9,000, है ना? दिल्ली गवर्नमेंट को 9,000, दिल्ली में था ना। मिस्टर एक्स ने आगे गुड्स को बेच दिया टू मिस्टर जेड, जो कि इंटर स्टेट है, यूपी में बेचा है। तो आपने देखा कि इस वाली सिचुएशन में अगर हम देखें, यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को जब बेचा तो आईजीएसटी लगा 21,600 का। आईजीएसटी कितने का लगा 21,600। जब बच्चों आईजीएसटी लगा तो मतलब सारा का सारा आईजीएसटी किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट भाई क्या हुआ, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को 21,600 देना था, बट गया पता है क्या, देखो आपके सामने कितना गया सेंट्रल गवर्नमेंट को 3,600। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहेगी अरे यार ये क्या चक्कर है, हमें तो सिर्फ 3,600 रुपये आया है, बाकी कहाँ गया। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत है क्या, नहीं बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला कितना, ये देखो ये आपके सामने है 12,600, और दिल्ली को मिल गया 9,000। मुझे एक बात बताओ, दिल्ली का क्यों कोई मतलब है? दिल्ली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की बात कर रहे हैं ना, जीएसटी, तो दिल्ली से तो अब गुड यूपी जा चुका है इंटरस्टेट हो चुका है ना, तो दिल्ली का तो कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कलेक्शन जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास पड़ी थी वो दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है, क्योंकि वो तो यूपी जा चुका है गुड वैसे भी। तो अब दिल्ली से वो कलेक्शन किसको मिलनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। यानी दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 9,000 रुपीज दे देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाएंगे 21,600, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास हो जाएगा ठुल्लू। बात समझ में आती है क्यों ठुल्लू? क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है सर, आप ही ने तो बताया था, बिल्कुल सही बताया था। ठीक है जी, तो आगे देखो, मिस्टर जेड सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी। अब यहां पर अगर आप देखो ये यूपी का यूपी में ही बिका है, तो यूपी गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, है ना? कितना मिलना चाहिए, आओ जरा देख लेते हैं कितना मिलना चाहिए। ये देखो ये मिलना चाहिए 12,960 यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, और 12,960 यूपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेकर बैठी है पहले से ही 21,600, मिलना कितना चाहिए 12,960, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ये लो कुल्लू, दिल्ली गवर्नमेंट को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, दिल्ली में तो बात ही नहीं हो रही ना, यूपी में बात हो रही है, तो यूपी को मिलेगा 4,320। यूपी को कट कुटा के 4,320 मिला किससे, मिस्टर जेड से। मिस्टर जेड ने सी से लेकर दिया 4,320 ही है, तो अब वो रो रहा है, कह रहा है यार ये क्या चक्कर है, मेरे को तो मिलना चाहिए 12,960, क्योंकि बिल में तो 12,960 लिखा होगा, बट मिला उसको कितना 4,320। वो डिफरेंस क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया गया था। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है हमने, है ना? ये जो 4,320 था वो आपका कैसे आया था आप मुझे बता दो। 12,960 था, 21,600 का क्रेडिट पड़ा हुआ था, 12,960 आप 21,600 में से माइनस कर दो, बचा 8,640। ये जो 8,640 ये क्रेडिट बच गया जो आपने आउटपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया। अब 12,960 माइनस 8,640, 4,320, समझ में आया? इस तरीके से आया। तो आपका 8,640 आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है,
बिल में जो भी अमाउंट लिखा जाएगा वही अमाउंट उस गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो बिल में अगर 12960 लिखा है तो 12960 ही मिलना चाहिए। तो 8640 यहां से माइनस करके 8640 हम लोग यहां दे देंगे। और अगर आप देखो ये प्रोसेस जैसे ही मैं कर देता हूं तो देखो क्या होता है, 12960 ये हो गया नील और ये भी क्या हो गया 12960। देखो आप स्टेजेस को समझो, अगर तो मिस्टर जेड ही कंज्यूमर होता तो ये जो काम कर दिया था यहीं पे फाइनल हो जाता, बट जेड कंज्यूमर नहीं है। जेड ने आगे किसको बेचा, सी को। तो इसी रीजन से हमें आगे जाना पड़ा और देखा कि आगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 12960 बनते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी 12960 बनते हैं। तो हम लोगों ने उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 8640 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया था, ये वाला 12960 एडजस्ट कर दिया था ना कि 12960 देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट आपने 21600 में से 12960 हटा दिया क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी 21600 दिया हुआ है। तो वही 8640 सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यहां पर दे दिया, तो 12960 बन गया। समझ में आता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी गवर्नमेंट किसके पास पैसा देगी और कहां पहुंचेगा पैसा। बात समझ में आ रही है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया हमने आज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करोगे, एक बुक में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेरी बुक के अंदर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप लोग देखना, ठीक है। उस क्वेश्चन को जरूर करके आओ, वो क्वेश्चन को करके आओ और आपके वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो और फिर हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट कराया और एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल भी, यानी संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी था। इसके अलावा जो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया वो आप लोगों के सामने है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो ऐसा ही होगा, सेंट्रल पहले इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, फिर इंटर स्टेट सेल हो रहा है, फिर इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करते हैं और बाद में अगली क्लास के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे और अगली क्लास के अंदर कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। जीएसटी पेबल से रिलेटेड कुछ अभी 1-2 क्लासेस और प्रैक्टिकल चलेगी, फिर हम लोग वापस थ्योरी पे आएंगे चैप्टर 1 की, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।